हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग का प्रोसेस। इसके अंदर आप बात करते हैं सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपको सबसे पहले ये तो देखना ही होगा कि भैया हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है। भाई आप देखो कि आपके यहाँ पे कितने लोग चाहिए, उनका क्या स्किल सेट होना चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी आपने वर्क कराने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको आईटी डिपार्टमेंट में 10 लोग चाहिए, तो आईटी डिपार्टमेंट वाले लोग ढूंढो जिनके पास स्किल्स हो, जो कंप्यूटर चला सके अच्छे से, जिनको कोडिंग वगैरह आती हो। उसके बाद आपके यहाँ पे जॉब्स है साफ सफाई करने वालों की, तो उसके हिसाब से उनकी स्किल के लोग ढूंढो जो साफ सफाई अच्छे से कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग आउट कि मैन पावर रिक्वायरमेंट है क्या। इसमें दो तरह के एनालिसिस लगते हैं। एक होता है वर्क लोड एनालिसिस। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि भाई हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड फिर हम करते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस कि हमारे पास किस किस टाइप का आदमी अभी अवेलेबल है। फिर हम देखते हैं कोई डिपार्टमेंट अगर ओवर स्टाफ्ड है, मान लीजिए एचआर में 10 लोग फालतू हैं, ठीक है, हमको सेल्स फोर्स में एक आदमी चाहिए, तो एचआर से एक आदमी उठा के सेल्स में डाल दो, जो भी आपको लगे कि सेल्स भी कर सकता है। फिर मार्केटिंग में देखा 2 बंदे कम है, तो एचआर से फिर 2 बंदे मार्केटिंग में डाल दिए, जो बंदे मार्केटिंग अच्छे से कर सकें। फिर प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में 3 बंदे कम है, तो एचआर से लेके वहां पे डाल दिए। तो दिस इज हाउ अंडर स्टाफ्ड मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट हो 10 लोगों की और अवेलेबल है यहाँ पे 7 लोग। ओवर स्टाफ्ड होता है, रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की, अवेलेबल है 15 लोग, 12 लोग, 11 लोग, ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड है। या ऑप्टिमली स्टाफ्ड होगा 10 के 10। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ पहले पॉइंट से बन के आ जाता है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट को कैसे एस्टिमेट करें। इसी के ऊपर एक पहला क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको केस स्टडी भी दे दूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर, और उसके अंदर 2 एनालिसिस के बारे में पूछेगा कौन सा पॉइंट ऑफ स्टाफिंग जो है वो डिस्कस किया जा रहा है ऊपर। आप फाइंड आउट कर रहे होगे उस केस स्टडी के अंदर कि मुझे इतने लोग एचआर डिपार्टमेंट में चाहिए, इतने लोग स्टाफिंग डिपार्टमेंट में चाहिए, और फिर वो बताएंगे कि कौन से 2 एनालिसिस आपको करने चाहिए। तो आप बताओगे कि हमें वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस करने चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ना बहुत ही सिंपल है, भाई लोग चाहिए तो सर्च भी तो करोगे। अब सर्च कहाँ कहाँ किया जा सकता है, देयर आर वैरायटी ऑफ प्लेसेस। जैसे कि आप वेबसाइट्स पे सर्च कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी दुकान के आगे, घर के आगे ही एक बोर्ड लगा सकते हो, भैया एक काम वाला चाहिए या काम वाली चाहिए। आप कॉलेजेस से जाके भी तो लोगों को लेके आ सकते हो, भैया कॉलेज में पढ़ते क्यों, जॉब चाहिए उन्हें, ले आओ, वहीं से ले आओ। या फिर जो नौकरी दिलवाते हैं मैनेजमेंट प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज होती है, वहाँ पे बात कर लो। या फिर ना हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ डेटा मेंटेन करती है अनएम्प्लॉयड लोगों का, वो जगह होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहाँ पे चले जाओ। तो देयर आर वैरायटी ऑफ प्लेसेस टू सर्च पीपल, एंड इसको पॉजिटिव स्टेप कहा गया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल है जो अप्लाई करते हैं वो बहुत सारे होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सिलेक्शन, क्योंकि इन्हीं लोगों में से हमें सिलेक्ट करना है, और सिलेक्शन का अपना भी एक प्रोसेस है जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सिलेक्शन को नेगेटिव स्टेप कहा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अगर 100 लोग वहाँ पे रिक्रूट करे गए तो उनमें से 10 लोगों को भी सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें काफ़ी सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। अब इसमें जो भी कैंडिडेट अच्छा आपका दिखाता है कि हाँ जी मैंने अच्छे से काम किया है, तो आप उसको अपनी जॉब पे रख लेते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है कि आप उसको प्लेस करते हो, भाई तुम ये पोजीशन लेने वाले हो। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, आप सबसे मिलवाते हो कि भाई आज से ये हमारे साथ काम करेंगे, या फिर उसकी ट्रेनिंग है थोड़ी बहुत वो भी कराते हो। बेसिकली आप यहाँ पे मिलवाते हो लोगों से, ठीक है, उसको सब चीज़ सुपीरियर से मिलवाते हो, सबऑर्डिनेट से मिलवाते हो, कलीग से मिलवाते हो, एंड उनको उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देते हो। तो ये था हमारे 4 पॉइंट। अब 5वां पॉइंट पे आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हर आदमी ट्रेंड नहीं होता, उसको ट्रेंड किया जाता है। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, हर कोई यहीं आके सीखता है। तो हम भी ये मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रख रहे हैं तो उनको यहीं पे ही रखना है, तो यहीं पे उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा, उनको नॉलेज देनी पड़ेगी, उनको स्किल्स देनी पड़ेंगी, उनको एबिलिटीज़ देनी पड़ेगी, जो भी हमने काम करवाना है, ठीक है ना।
तो अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन चलवानी है तो पहले ट्रेन तो करोगे, नहीं करोगे? मान लो एक आदमी को अपने यहाँ ड्राइवर बनाना है तो ड्राइविंग तो सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? सिखाएंगे। डेवलपमेंट, उसको डेवलप करेंगे भाई, उसकी पर्सनैलिटी को। मान लो सेल्स में है, लड़के अभी नौजवान है, ठीक है, सेल्स में है, तो उसको सिखाएंगे भाई सेल्स कैसे होती है, ठीक है। लड़कियां हैं, उनको मान लीजिए फ्रंट डेस्क पे काम करवाना है, तो भाई उनको बताएंगे कैसे ड्रेसअप होके आना है, कैसे बालों को ग्रूम करके आना है, कैसे मेकअप वगैरह करके आना है, ताकि आप अपीयरेबल लगो, प्लेजेंट लगो। तो वो सब हम सिखाते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें भी सिंपल सिंपल सी भी आ जाती है। या फिर आईटी डिपार्टमेंट में क्या होता है, हर प्रोजेक्ट अलग होता है, तो भैया पहले प्रोजेक्ट के हिसाब से ट्रेनिंग दिलवाते हो आप। तो भाई इस प्रोजेक्ट में ये नीड है, आपने ये काम करना है, अगर ये क्वेरी आती है तो ये रन करना है, ये क्वेरी आती है तो ये रन करना है, ठीक है ना। तो वो सिखाते हैं। छठे नंबर पे आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? अब आपने देख लिया भाई ये बंदा जो है काम कर रहा है, तो उस बंदे को आप क्या कहते हो कि भाई ये देखो ये स्टैंडर्ड्स हैं कि हमें इतना काम चाहिए। मान ली सेल्स वाले बंदे, तो भाई 20 कस्टमर हर रोज आपको लाने ही लाने हैं, 20 कस्टमर हर महीने आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है जी। फिर वो एम्प्लॉयर उसको फीडबैक देता है कि भैया आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग होती है कि आपको प्रमोशन कैसे कैसे मिलेंगी, करियर में आपको आगे कैसे मिलेगा। क्योंकि आपको ना देखो कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो वो लंबे करियर के लिए करता है कि यार मैं एक बड़े करियर की तरफ जाऊं, ठीक है। 8वें नंबर पे आता है कंपनसेशन। फाइनली आप उसको ऑल फॉर्म्स ऑफ पे देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स लाइक वेजेस, सैलरीज, पे एंड अलाउंस, या फिर इनडायरेक्ट बेनिफिट जैसे कि आपको इलाज फ्री मिल जाएगा कहीं पे मेडिकल, या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री हो गई, या फिर आपको 4 दिन का ट्रिप मिल गया, या फिर एक शॉफर ड्रिवन कार मिल गई, घर का कोई बिजली का बिल या रेंट फ्री होम एकोमोडेशन मिल गया। तो ये सब इंश्योरेंस वगैरह, वेकेशन वगैरह आपको इसमें मिल जाती है। तो ये था बहुत आसान सा एक स्टाफिंग का प्रोसेस। कैसी केस स्टडी आएगी ये आगे हम जब केस स्टडीज़ के वीडियो बनाएंगे जो कि प्राइवेट होंगे वो हम आपको दे देंगे उसकी लिंक्स, ठीक है जी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको याद करके लिख के मुझे भेजेंगे।